बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 88 एक सुन चुके हैं और अब किस नंबर 89 मुलाहिजा फरमाएं। शारिक ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। उनमें एक मज एक गुज्जर का साला मजीदा था और दूसरे को शारिक नहीं पहचानता था। उन दोनों के हाथों में पिस्तौल थे और पिस्तौलों के रुख शारिक के सीने की तरफ। मजीदे तुम? शारिक मजीदे के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। उसके लहजे में किसी कदर हैरत भी थी। चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचानने से इनकार तो नहीं किया, मजीदा बोला। मैं तो बहुत अरसे से तुम्हें ढूंढ रहा था, फिर सुना था कि तुम मुल्क से बाहर ही भाग गए हो। बड़ा अफसोस हुआ था मुझे ये सुनकर। अगर तुम वापस ना आते तो मेरी ये हसरत दिल में ही रहती कि तुमसे अपने बहनोई के कत्ल का बदला ना ले सका। माजा तुम्हारा सगा बहनोई तो नहीं था, शारिक बोला। वो तो तुम्हारी फूफी जात बहन थी। माजा ने भी तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। वो तो तुम्हें हमेशा अपना 2 टके का मुलाजिम ही समझता था। तुम शायद ये भूल गए हो कि उसने कई मरतबा तुम्हें दूसरों के सामने जलील किया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने एक मरतबा लोगों के सामने तुम्हें थप्पड़ भी मारा था। भाइयों में ऐसी बातें होती रहती हैं, मजीदा बोला, लेकिन उन बातों से खून के रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते ना। तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारी इन बातों से मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? नहीं शारिक बाबू, वो सारी लाने लगा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम उस वक्त मुझे नजर आ गए। कोई 1.5 घंटे पहले हम रायविंड से आ रहे थे। इसी जगह से मैंने तुम्हें सड़क पार करते हुए देखा था। हमारी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। उसे रोकने और वापस मोड़ने में थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन इसी दौरान तुम कहीं और गायब हो गए थे। वैसे पहले कभी मुझे मालूम हुआ था कि तुमने शहर से बाहर किसी जगह कोई खुफिया अड्डा बना रखा था। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई यहाँ तुम्हारा कोई खुफिया अड्डा है और मेरी इतला के मुताबिक छांगे के मलंग वाले अड्डे का सारा माल भी तुमने इसी खुफिया अड्डे में छुपा रखा है। तो ये बात है। शारिक के लहजे में तंज था। खून का रिश्ता नहीं, माल की हवस है जिसने तुम्हें इस वक्त मेरे सामने ला खड़ा किया है। लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं छांगे के अड्डे से कोई माल नहीं ले गया था। बकवास करते हो तुम। मजीदा के हल्क से गुर्राहट निकली। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमें अपने उस अड्डे पर ले चलो, वरना हम तुम्हें वहां चलने पर मजबूर कर देंगे। शारिक इधर उधर देखने लगा। सड़क पर बसों वगैरह की आमदोरफ्त जारी थी। वो लोग कार की आड़ में इस तरह खड़े थे कि सड़क पर से उन्हें कंधों के ऊपर तक देखा जा सकता था, लेकिन कोई ये नहीं जान सकता था कि 2 आदमी तीसरे पर पिस्तौल ताने खड़े हैं। सोच में वक्त जाया मत करो शारिक बाबू, मजीदे ने कहा। इस वक्त तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं, और वैसे भी तुम अच्छी तरह समझ सकती हो कि दुश्मनों की तादाद बढ़ाना तुम्हारे लिए मुफीद नहीं है। हाजी के गुर्गे तुम्हें पूरे शहर में कुत्तों की तरह तलाश करते फिर रहे हैं। दूसरी तरफ शहर भर की पुलिस तुम्हारी तलाश में है। इस वक्त तुम्हें दुश्मनों की नहीं, दोस्तों की जरूरत है। अगर तुम छांगे के अड्डे वाला माल मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें पनाह दे सकता हूँ। मेरी पनाह में आ जाओ तो हाजी के कुत्ते तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। ओ, शारिक के मुंह से बेइख्तियार निकला। जो शख्स अपनी जान बचाने के लिए खुद छुपता फिर रहा हो, वो दूसरों को क्या फायदा दे सकता है? तुम शायद अपने बहनोई का अंजाम भूल गए हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। दादू, मजीदे ने अपने साथी की तरफ देखते हुए कहा, ये इस तरह नहीं मानेगा, इसे जबरदस्ती साथ ले जाना पड़ेगा। उसी वक्त शहर की तरफ से आती हुई किसी बस ने हॉर्न बजाया। हॉर्न की ये आवाज पुलिस के सायरन से बड़ी हद तक मिलती जुलती थी। शारिक ने हॉर्न की उस आवाज से पूरा फायदा उठाया। पुलिस! वो उनके पीछे देखते हुए चीखा। उसका नफ्सियाती अरबा 100% कामयाब रहा। उन दोनों ने बैक वक्त पीछे मुड़कर देखा। शारिक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए छलांग लगा दी। उसका एक हाथ मजीदे के पिस्तौल पर पड़ा और पैर की ठोकर दादू के पिस्तौल वाले हाथ पर। और जब शारिक सीधा हुआ तो मजीदे का पिस्तौल उसके हाथ में आ चुका था और दादू का पिस्तौल हवा में उड़ता हुआ कई फुट दूर झाड़ियों में जा गिरा था। इससे पहले कि वो दोनों संभलते, शारिक ने सड़क की तरफ छलांग लगा दी। वो तेज रफ्तार बस करीब ही आ रही थी, जिसके हॉर्न से शारिक ने फायदा उठाया। वो चंद फुट के फासले से बस के सामने से गुजर गया। दादू ने भी शारिक के पीछे दौड़ लगा दी, लेकिन हुआ ये कि शारिक के सामने आ जाने से अचानक ही बस ड्राइवर ने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दिया था और ठीक उसी वक्त दादू सड़क पर पहुंच चुका था। वो ना तो बस के आगे निकल सकता था और ना ही पीछे, बल्कि हुआ ये कि वो पूरी कुव्वत के साथ बस से टकराया और उछलकर दूर सड़क पर जा गिरा। दूसरी तरफ से मोटरसाइकिल आ रही थी। मोटरसाइकिल वाला दादू से टकराया। मोटरसाइकिल उलट गई और उसका सवार उछलकर दूर जा गिरा। शारिक बरक रफ्तार से दौड़ता हुआ सड़क पार कर गया। दादू के बस से टकराने की आवाज सुनकर वो रुका और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आनन फानन हो गया। बस भी कुछ आगे जाकर रुक गई थी और लोग बस से उतरकर उस तरफ दौड़े थे जहां दादू और मोटरसाइकिल सवार सड़क पर पड़े थे। शारिक दरख्तों की आड़ में था। उसने मजीदे की कार की तरफ देखा। मजीदा कार के करीब खड़ा था और फिर शारिक ने देखा कि मजीदा दौड़कर कार में बैठ गया और कार हरकत में आकर तेज रफ्तारी से शहर की तरफ रवाना हो गई। शारिक ज्यादा देर वहां नहीं रुका। उस तरफ की जमीनें भी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों ने खरीद रखी थी। कहीं अभी तक खेत बरकरार थे और कहीं लोगों ने अपने अपने प्लाटों के गिर्द दीवारें खड़ी कर दी थी। सड़क पर ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया। शारिक ने एक मरतबा पीछे मुड़कर देखा और दौड़ता चला गया। इस तरह वो एक तवील चक्कर काट कर यतीम खाने चौक पर पहुंच गया।
इस वक्त वहाँ पुलिस नहीं थी। वो लोग शायद हादसे की इतला पाकर जाए हादसे की तरफ चले गए थे। शारिक जब कोठी वापस पहुंचा तो रात के 12 बज चुके थे। बेल बजाने पर गेट तफील ने खोला। कब आए थे तुम? शारिक ने गेट में दाखिल होते हुए पूछा। थोड़ी देर पहले आया हूँ सर जी, तफील ने जवाब दिया। वो पठानी बीबी भी आ गई है जिसे लेने के लिए आपने मुझे भेजा था। नौलखा कैसा है? शारिक ने चलते हुए पूछा। वो तो बीमार है सर जी, तफील ने कहा। कई दिन से बुखार नहीं उतर रहा। डॉक्टर कहता है टाइफाइड हो गया है, उसे ठीक होने में लंबा अरसा लगेगा। वैसे टुंडा उसकी बड़ी खिदमत कर रहा है जी। ओह, शारिक के मुंह से बेइख्तियार निकला। वो कब से बीमार है? कई दिन हो गए जी, तफील ने बताया। वैसे उसने टेलीफोन का एक नंबर दिया है। ये टेलीफोन उसके मकान का है जी, किराएदारों ने लगवा दिया है। नौलखे ने कहा था कि अगर आपको मौका मिले तो इस नंबर पर बात कर लें। उसने जेब से एक कागज निकालकर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। शारिक ने देखे बगैर वो कागज जेब में रख लिया और अंदर आ गया। समीना, रजिया और शाहपरी लाउंज में कालीन पर बैठी हुई थी। शाहपरी उसे देखते उठकर उसकी तरफ दौड़ी। वो गालबन शारिक से लिपट जाना चाहती थी लेकिन फिर रुक गई। उसने शारिक के दोनों हाथ पकड़ लिए, पहले उन्हें बोसा दिया, फिर आंखों से लगा लिया। उसका ये वालियानापन देखकर रजिया चौंके बगैर ना रह सकी। उसने मानीखेज नजरों से समीना की तरफ देखा। ये मैं क्या देख रही हूँ समीना बाजी? रजिया के लहजे में सरगोशी थी। शाहपरी तुम्हारे भैया को बहुत चाहती है, समीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस वक्त तो वो तुम्हारा लिहाज कर गई है, वरना वो तो शारिक से लिपट जाती और शायद वो उठकर दौड़ी भी इसी नीयत से थी। और तुम ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही हो? रजिया बोली। हम वो दो तलवारें हैं जो बड़े प्यारो मोहब्बत से एक ही म्यान में रह रही हैं। हम में कभी टकराव नहीं हुआ, समीना ने जवाब दिया। एक म्यान में दो तलवारों वाली बात पर रजिया के मुंह से बेइख्तियार कहका निकल गया। कहके की आवाज सुनकर शाहपरी और शारिक उनकी तरफ देखने लगे। क्या बात है, ये कहके क्यों लग रहे हैं? शारिक आगे बढ़ाया। कुछ नहीं भाईजान, ऐसी एक पुरानी बात याद आ गई थी। रजिया मुस्कुराई। अच्छा उठो यहाँ से और चाय बना कर लाओ, मैं बड़ी शिद्दत से इस वक्त चाय की तलब महसूस कर रहा हूँ। शारिक भी कालीन पर बैठते हुए बोला। आपके आने से पहले हम चाय का प्रोग्राम ही बना रहे थे, रजिया उठते हुए बोली। मैं अभी बना कर लाती हूँ। समीना बड़े गौर से शारिक की तरफ देख रही थी। शाहपरी से मुलाकात करते हुए शारिक के चेहरे पर अगरचे खुशगवार तासरात आ गए थे, लेकिन समीना की दूरस्थ नजरों ने ताड़ लिया था कि वो ज़हनी तौर पर कुछ परेशान है। क्या बात है शारिक, बाहर के हालात तो ठीक है ना? समीना ने पूछा। नहीं, शारिक ने नफी में सारी लाया। हालात मजीद बिगड़ गए हैं। क्या मतलब? समीना ने उसे घूरा। मैं हवेली से निकलकर मेन रोड पर आ रहा था कि मजीदे से टकराव हो गया। शारिक ने कहा। मजीदे को जानती हो ना, माजे गुज्जर के साथ हुआ करता था। ओह, समीना के मुंह से बेइख्तियार निकला। उसकी तो माजे गुज्जर के साथ शायद कुछ रिश्तेदारी भी है। हाँ, माजे गुज्जर की बीवी मजीदे की फूफोजात बहन है, शारिक ने कहा। उसका कहना था कि वो माजे गुज्जर का बदला लेने के लिए बहुत अरसे से मुझे तलाश कर रहा था, लेकिन बहुत जल्द ये बात भी खुल गई कि वो खून का बदला लेने के लिए नहीं बल्कि उस माल के लिए मुझे तलाश कर रहा था जो हमने छांगे के अड्डे से हवेली में मुंतकिल किया था। उसे उस माल के बारे में कैसे पता चला? समीना के लहजे में तशवीश थी। वैसे राज की बात कभी ना कभी खुल ही जाती है, शारिक बोला, लेकिन ये हमें मालूम करना पड़ेगा कि मजीदे या किसी और को उस राज का पता कैसे चला। ये तो बहुत बुरा हुआ शारिक, समीना बोली। अब हमें 3 महाजों पर लड़ना होगा, एक तरफ हाजी, दूसरी तरफ पुलिस और अब मजीदा। तुम परेशान मत हो, शारिक बोला। तुम जानती हो कि हम कई महाजों पर बैक वक्त लड़ रहे हैं। पहले हम किसी और मकसद के लिए लड़ते थे, अब हमारा मकसद कुछ और है। और मुझे यकीन है कि शारिक रजिया को किचन से निकलते देखकर खामोश हो गया। शाहपरी खामोश बैठी उनकी बातें सुन रही थी। रजिया ने ट्रे कालीन पर रख दी। उन सब ने एक एक कप उठा लिया और चाय की चुस्कियां लेने लगे। माँ जी की तबीयत कैसी है? शारिक ने रजिया की तरफ देखते हुए पूछा। ठीक ही है, रजिया ने जवाब दिया। उन्हें सबसे बड़ी फिक्र तुम दोनों की है। अगर हालात ठीक हों तो हमसे ज्यादा सेहतमंद नजर आए। थोड़े ही अरसे की बात है, सब ठीक हो जाएगा, शारिक बोला। और हाँ शारिक, समीना उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए बोली। शाहपरी बता रही थी कि नौलखा बीमार पड़ा है, उसे शायद टाइफाइड हो गया है और मेरा ख्याल है वहाँ उसका इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा। अगर मुनासिब समझो तो उसे यहाँ बुला लिया जाए। समीना बाजी ठीक कह रही हैं, रजिया बोली। मैं भी यही कहने वाली थी कि नौलख के भाई को यहाँ बुला लिया जाए ताकि उसका इलाज तो ढंग से हो सके। ठीक है, शारिक ने कहा। मैं सुबह ही तफील को फैसलाबाद भेज देता हूँ। वो लोग देर तक बातें करते रहे। रजिया को जमाइयाँ आने लगी। जाओ तुम जाकर सो जाओ, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। रजिया उठकर अपने कमरे में चली गई। मजीदे से तुम्हारा सामना कैसे हुआ था? समीना ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा। शारिक उसे तफसील से बताने लगा कि किस तरह मजीदे और उसके साथ ही दादू ने उसे घेरने की कोशिश की थी। आखिर में वो कह रहा था, मैं तो बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ सड़क पार कर गया मगर दादू बस से टकरा गया। वो उछलकर बहुत दूर गिरा और एक मोटरसाइकिल भी उससे टकरा गई। पता नहीं दादू जिंदा बचा है या नहीं, लेकिन मजीदा बहरहाल वहां से फरार हो गया। तो गोया मजीदे को शुबा हो गया है कि हमारा खुफिया अड्डा उसी तरफ है और मेरा ख्याल है कि वो अपने आदमियों से उस तरफ के रास्तों की निगरानी कराएगा। ऐसी सूरत में हमारा उस तरफ जाना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, हम चंद रोज तक उस तरफ का रुख नहीं करेंगे, शारिक ने कहा,
लेकिन पप्पू और जफरी, समीना बोली, वो तो रायविंड से सीधे वहीं आएंगे ना। मजीदे के आदमी यकीनन उन्हें पहचानते होंगे। उन्हें वहां देखकर मजीदे को शुबा हो जाएगा। उसका बंदोबस्त भी करना होगा। उन्हें वहां आने से रोकना पड़ेगा। शारिक ने कहा, उन्हें रोकने का एक ही तरीका है। वो क्या? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। जफरी ने बताया था कि उसका बेनोई होम्योपैथिक डॉक्टर है और शहर में उसकी बड़ी इज्जत है। रायविंड ज्यादा बड़ा शहर नहीं, उसके नाम से उसका पता आसानी से मालूम किया जा सकता है। शारिक चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, तुम और शाहपरी सुबह सवेरे रायविंड चली जाओ। जफरी या पप्पू से मुलाकात करके उन्हें बता दो कि वो चंद रोज तक लाहौर ना आए। उनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ही उन्हें इतला भिजवा दूंगा। ठीक है, हम सुबह नाश्ते के बाद रवाना हो जाएंगी। समीना ने कहा, कहाँ जाना है? शाहपरी पहली मर्तबा बोली। रायविंड, शारिक ने जवाब दिया। चंद मील के फासले पर एक छोटा सा शहर है। तुम लोग चंद घंटों में वापस आ जाओगे। ये मामला तो तय हो गया। मेरा ख्याल है अब सो जाना चाहिए, मुझे नींद आ रही है। समीना जमाई लेते हुए बोली, तुम लोग अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं यहीं लेट जाता हूँ। शारिक बोला, सुबह मुझे भी जरा जल्दी जगा देना। समीना और शाहपरी अपने कमरे में चली गई और शारिक वहीं कालीन पर लेट गया। कुछ ही देर बाद नींद के बोझ से उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। समीना ने सुबह 7 बजे शारिक को जगाया। सब लोग जाग चुके थे। नाश्ते के बाद शारिक ने तफील को बुला लिया। तुम अभी फैसलाबाद चले जाओ और 9 लखे को ले आओ। शारिक ने कहा, बस पर वापस मत आना, कोई टैक्सी या प्राइवेट कार किराए पर ले लेना। डॉक्टर के लिखे हुए तमाम नुस्खे और दूसरे कागजात अपने साथ लेना मत भूलना। रास्ते में अगर रोका जाए तो यह कह सकते हो कि मरीज को इलाज के लिए बी हॉस्पिटल दाखिल कराने के लिए ले जा रहे हो। तुम फिक्र ही मत करो शारिक बाबू, तफील ने कहा। मैं अपने 9 लखे भाई को इस तरह लेकर आऊंगा कि उसे रास्ते में कोई तकलीफ भी नहीं होगी और किसी को यह भी पता नहीं चलेगा कि वो है कौन। ठीक है, अब तुम वक्त जाया करने की बजाय रवाना हो जाओ, शारिक ने कहा। तफील के जाने के थोड़ी देर बाद समीना और शाहपरी भी रुखसत हो गई। शाहपरी ने चादर ओढ़ ली और समीना ने रजिया का बुर्का पहन लिया। उनके जाने के बाद शारिक लाउंज में आ गया। उसने गुज़िश्ता रात तफील का दिया हुआ कागज जेब से निकाला और फैसलाबाद का नंबर मिलाने लगा। डायरेक्ट डायलिंग की बदौलत लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी। अब्दुल गनी बरकत अली टुंडे का किराएदार था। उसने टुंडे को बुलवा दिया। मैं शारिक बोल रहा हूँ बरकत। शारिक ने उसकी आवाज सुनकर कहा, 9 लखे की तबीयत कैसी है? ठीक है शारिक बाबू, बरकत टुंडे ने जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा है कि इसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ेगा। मैं परेशान हूँ कि मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। शारिक ने उसकी बात काट दी। तफील अभी फैसलाबाद के लिए रवाना हो गया है। वो 9 लखे को लाहौर ले आएगा। मैं यहाँ उसका इलाज कराऊंगा। डॉक्टर के सारे नुस्खे और रिपोर्ट्स भी भेज देना। ठीक है शारिक बाबू, डॉक्टर ने कहा है कि अगर टाइफाइड बिगड़ गया तो इसकी जान भी जा सकती है। बरकत टुंडे ने कहा, तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। शारिक ने कहते हुए फोन बंद कर दिया। वो कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा और फिर दोबारा फोन का रिसीवर उठाकर इंस्पेक्टर उस्मान का नंबर डायल करने लगा। इंस्पेक्टर उस्मान घर पर ही था और कॉल उसी ने रिसीव की। बहुत अच्छे जा रहे हो शारिक बाबू, इंस्पेक्टर उस्मान उसकी आवाज सुनकर बोला। हाजी पागल हुआ फिर रहा है। उसके साथ जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये तो अभी इब्तिदा है, शारिक बोला। हाजी तो वाकई पागल हो जाएगा या मैं उसे खुदकशी करने पर मजबूर कर दूंगा। और तुम्हारे पास कोई खबर है? एक उड़ती हुई खबर सुनी है लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। क्या खबर है? शारिक ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। दुबई से हाजी ने सोने की एक खेप मंगवाई है। वो सोना कराची पहुंच चुका है। 1-2 रोज में लाहौर पहुंच जाएगा। मुझे मालूम हुआ है कि हाजी ये सोना इंडिया भेजने वाला है। जैसे ही कंफर्म हुआ मैं तुम्हें इतला कर दूंगा। लेकिन तुम्हें इतला कैसे करूंगा? हाँ, ये एक सोचने वाली बात है, शारिक बोला। बहरहाल मैं शाम को तुम्हें दोबारा फोन करूंगा और बता दूंगा कि मुझसे कहां और कैसे राब्ता किया जा सकता है। शारिक कुछ देर मजीद उससे बातें करता रहा, फिर फोन बंद करके कमरे में आ गया। इंस्पेक्टर उस्मान से हाजी के बारे में जो रिपोर्ट मिली थी वो शारिक के लिए खासी दिलचस्प थी। शारिक ने इब्तिदा ही में ऐसे कारीवार किए थे कि हाजी तिल मिला उठा था। उसे यकीनन ये तवक्को नहीं रही होगी कि उसकी धमकी के जवाब में शारिक उसके खिलाफ ऐसी संगीन कार्रवाई करेगा। बाजे गुजर के गिरोह के खात्मे के बाद हाजी ने शारिक को अपने साथ मिला लिया था और इसे भारी कमीशन देकर 1-2 काम भी करवाए थे। वो यकीनन शारिक को अपना तफीली समझने लगा था। फिर उसने शारिक से खतरा महसूस करते हुए माल लाने के बहाने उसे अफगानिस्तान भेज दिया। दरअसल उसने शारिक को मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी जो नाकाम रही। और जब शारिक वापस आ गया था तो हाजी ने उसे खौफजदा करने के लिए न सिर्फ जीजे को कत्ल कर दिया था बल्कि शारिक को धमकी भी दी थी कि वो 3 दिन के अंदर अंदर ये शहर छोड़कर चला जाए। ये कार्रवाई करते हुए भी उसने शारिक के बारे में बहुत गलत अंदाजा लगाया था। उसका ख्याल था कि शारिक डर कर भाग जाएगा, मगर शारिक उसके सामने आहनी चट्टान बनकर खड़ा हो गया। हाजी ने शारिक के 2 बंदे मारे थे। सोहेल शारिक के बचपन का दोस्त था। शारिक जब जेल से बाहर आया तो सोहेल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कदम कदम पर उसका साथ दिया था और अब हाजी ने शारिक को जीक पहुंचाने के लिए सोहेल को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। शारिक ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हाजी की न सिर्फ कोठी जलाकर राख कर दी बल्कि उसके 2 बंदों को भी जहन्नुम में पहुंचा दिया और वो दोनों बंदे हाजी के रिश्तेदार थे।
उन दोनों के कत्ल पर हाजी पर खानदानी दबाव भी पड़ा होगा और शारिक ने बहरहाल ये तय कर लिया था कि हाजी को एक लम्हे को भी चैन से बैठने नहीं देगा। वो रोजाना कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई जरूर करेगा जिससे वो पागलों की तरह नाच कर रह जाए। ये शारिक की खुशकिस्मती थी कि इंस्पेक्टर उस्मान जैसा शख्स हाजी के खिलाफ शारिक का साथ देने पर आमादा हो गया था। इंस्पेक्टर उस्मान अगरचे हाजी से अपना इंतकाम लेना चाहता था और शारिक उससे कोई गरज ना थी। वो इंस्पेक्टर उस्मान को भरपूर तरीके से हाजी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। उसने शारिक को जो इतला दी थी वो यकीनन बहुत अहम थी। ये इतला भी अधूरी थी। उसके लिए शारिक का इंस्पेक्टर उस्मान से राब्ते में रहना जरूरी था, लेकिन शारिक कच्ची गोलियां नहीं खेला था। वो महज हाजी के खिलाफ एक इतला फराम करने पर उस्मान पर भरोसा करके उसे अपने घर में नहीं ला सकता था। उसके लिए जरूरी था कि इंस्पेक्टर उस्मान को भी किसी ऐसी कार्रवाई में उलझा दिया जाए कि बाद में शारिक के खिलाफ कोई कदम उठाने का ख्याल भी वो जहन में ना ला सके। शारिक अब तक दो महाजों पर लड़ रहा था, हाजी और पुलिस, और अब एक तीसरा महाज मजीदे का खोल दिया गया था। उसे भी नजरअंदाज किया जा सकता था कि दफतन शारिक के जहन में एक और ख्याल उभरा। उसे याद आ गया कि बजीदा गढ़ी शाह में एक अड्डा चलाया करता था। बाजे गुजर के खात्मे के बाद बजीदा भी ये अड्डा बंद करके गायब हो गया था। मुमकिन है शारिक की अदम मौजूदगी में उसने दोबारा ये अड्डा खोल दिया हो। अगर ऐसी बात हो तो इंस्पेक्टर उस्मान को आसानी से फंसाया जा सकता था। वो काफी देर तक उस सिलसिले में सोचता रहा। उसने एक मंसूबा बनाया। कुछ ही देर बाद उसने उठकर कपड़े बदले और रजिया से कहकर घर से निकल गया। वो अच्छी तरह जानता था कि शहर भर की पुलिस और हाजी के आदमी उसे तलाश करते फिर रहे थे। हाजी के गिरोह के बेशतर लोग उसे अच्छी तरह पहचानते थे, लेकिन पुलिस के बहुत कम आदमी ऐसे थे जो उसे चेहरे से पहचानते थे। उसका नाम तो महकमे के हर शख्स ने सुन रखा था, लेकिन शारिक अच्छी तरह जानता था कि अगर वो किसी पुलिस वाले के साथ खड़ा बातें करता है तो उसे पता नहीं चलेगा कि शारिक है। लेकिन फिर भी उसने अपने हुलिये में किसी हद तक तब्दीली कर ली थी। उसका शेव 2-3 दिन से बड़ा हुआ था, सर पर गोल्फ कैप पहन रखी थी और आंखों पर तारीक शीशों वाला चश्मा लगा लिया। घर से निकलकर वो कुछ दूर तक पैदल चलता रहा, फिर एक मोड़ पर खड़े हुए रिक्शे में बैठ गया। कहाँ जाना है बाबूजी? ड्राइवर ने रिक्शा स्टार्ट करते हुए पूछा। कहीं भी ले चलो यार, समझ में नहीं आता मुझे करना क्या है और जाना कहाँ है, शारिक ने जवाब दिया। इसके लहजे में बेजारी थी। चिड़ियाघर ले चलूं? ड्राइवर ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। वहीं ले चलो, शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा। हमसे तो ये जानवर ही अच्छे हैं जिनकी देखभाल तो होती है, इंसानों को तो कोई पूछता ही नहीं। क्या बात है बहू, बहुत बेजार नजर आ रहे हो। ड्राइवर ने उसे घूरा। 3 महीने से बेकार हूँ। जो पैसे गांव से लेकर आया था खत्म होते जा रहे हैं। सोचता हूँ जेब खाली हो गई तो क्या होगा। यहाँ तो कोई किसी को पानी भी नहीं पूछता। लाहौर वाले इतने जालिम तो नहीं है बाबूजी, ड्राइवर ने कहा। तुम्हारी बातों से लगता है कि लाहौर वालों ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन यार सब लोग तो एक जैसे नहीं होते ना। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे बताओ कहाँ जाना है, मैं पहुंचा देता हूँ। पैसों की बात नहीं, शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं, सोच रहा हूँ कि ये भी खत्म हो गए तो क्या होगा। कोई काम मिल नहीं रहा। मैं तो रिक्शा चलाने को भी तैयार हूँ, लेकिन कहीं से रिक्शा भी तो नहीं मिल रहा। रिक्शा चला लेते हो तो फिर परेशानी कैसी मेरे यार? रिक्शा ड्राइवर बोला। मेरे साथ चलो, मैं रिक्शा लेकर देता हूँ अपनी जमानत पर। बड़ी मेहरबानी, लेकिन कुछ नहीं यार, ड्राइवर ने उसकी बात काट दी। आदमी आदमी के काम आता है, अल्लाह बड़ा बादशाह है। तुम्हारा ये भाई लाहौर में मौजूद है तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है। चलो पहले चाय पीते हैं, फिर मैं तुम्हें रिक्शा लेकर देता हूँ। वैसे तुम कहाँ से आए हो? बड़ी दूर से, शारिक ने जवाब दिया। वहाँ मियाँ जी की थोड़ी बहुत जमीन थी जिसमें 7 भाइयों का हिस्सा था। उस जमीन से तो हमारे घर का खर्च भी पूरा नहीं होता था। मैं भाइयों से अपना हिस्सा लेकर यहाँ आ गया। मैंने BA पास किया हुआ है। लाहौर बड़ा शहर है, मेरा ख्याल था कि मुझे कोई शानदार नौकरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो कोई घास ही नहीं डालता। एक आदमी ने हमदर्दी जितलाकर नौकरी दिलाने के बहाने मुझसे 5000 रुपए ले लिए और गायब हो गया। बड़ा लानती था वो आदमी, रिक्शे वाला बोला। ऐसे ही बेजमीर लोग दूसरों को भी बदनाम करते हैं। वैसे लाहौर वाले इतने बुरे नहीं है बाबू, ये तो बड़ा गरीब परवर शहर है। यहाँ के लोग बड़े जीदार हैं, जियाले हैं जियाले, बड़े दलेर हैं। तुम्हें मालूम होगा कि 65 और 71 में हिंदुस्तान के साथ होने वाली जंगों में लाहौर के जियालों ही ने अपनी बहादुर फौज के साथ मिलकर हिंदुस्तान की फौज को भागने पर मजबूर कर दिया था। इस हकीकत से इनकार तो कोई नहीं कर सकता, शारिक ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो हर वक्त दूसरों को लूटने की फिक्र में रहते हैं। मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा, ऐसे बदनीयत लोग तो हर शहर में होते हैं। अब समझो तुम्हारी परेशानियां खत्म हो गई, ड्राइवर ने कहा। मैं तुम्हें रिक्शा दिला देता हूँ। सबसे पहले दाता साहब जाकर सलाम करना, फिर अपना काम शुरू कर दो। नीयत साफ हो तो कोई मुश्किल बाकी नहीं रहती। उसने रिक्शा एक जगह सड़क के किनारे दरख्त के नीचे रोक लिया। सामने ही चंद दुकानें थी, उनमें एक चाय की दुकान भी थी। ड्राइवर ने लड़के को आवाज देकर 2 गिलास चाय लाने को कहा, फिर अपनी सीट पर रुख बदल करके बैठ गया और शारिक से बातें करने लगा।
उसका नाम अब्दुल कदीर था। शाहरुख उसकी बातों से अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मुखलिस आदमी है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। कदीर की उम्र 30-32 के लगभग होगी। 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके 1 साल बाद बच्ची की विलादत के दौरान बीवी का इंतकाल हो गया। 1 महीने बाद बच्ची का भी इंतकाल हो गया। कदीर अकेला ही था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। चाय पीने के बाद वो शाहरुख को अचरे ले आया। वो जिस मकान में रह रहा था वो किसी तबीले से मिलता जुलता था। लकड़ी का गेट था और उसके आगे लंबा चौड़ा सहन और उसके बाद 2 कमरे थे जिनके सामने बरामदा भी था। कमरों के साथ दूसरी तरफ बावर्ची खाना था और बाहर वाले गेट के करीब ही टॉयलेट था जिस पर टीन की छत थी और दरवाजे की जगह टाट पड़ा हुआ था। सहन में बिकाइन का घनी छांव वाला दरख्त था। दरख्त के नीचे एक पुराना सा रिक्शा भी खड़ा था। ले मेरे यार, कदीर ने शाहरुख की तरफ देखते हुए कहा, ये है वो रिक्शा जो तुमने चलाना है, इसकी टैंकी फुल है। ये रिक्शा किसका है? शाहरुख ने उसे घूरा। मेरा है, कदीर ने जवाब दिया। मैंने कहा था ना कि अपनी जमानत पर रिक्शा दिलवाऊंगा। जा ले जा इसे, मैं रात को 11 बजे वापस आता हूँ। वैसे तू गेट की एक चाबी अपने पास रख ले ताकि तुम्हें रिक्शा लाने या ले जाने में परेशानी ना हो। अजीब आदमी हो, शाहरुख उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। तुम मुझे जानते तक नहीं और ना सिर्फ अपना रिक्शा बल्कि घर की चाबी तक मुझे दे रहे हो। अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो क्या हुआ? कदीर ने जवाब दिया। ना तो तुम रिक्शा लेकर भाग जाओगे और ना मेरा मकान। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इंसान अपनी बातों से पहचाना जाता है शाहरुख बाबू, उसे आजमाने की जरूरत नहीं होती। क्या? शाहरुख उछल पड़ा। तो तुम मुझे जानते हो? मैंने तुम्हें उसी वक्त पहचाना था जब तुम पहली मर्तबा मेरे रिक्शे में बैठे थे और मैं तुमसे बातें कर रहा था। आओ अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं। कदीर ने अपने रिक्शे के करीब आकर अपनी सीट पर रखी हुई गद्दी के नीचे से अखबार निकाला और उसका पहला सफा सीधा करके शाहरुख के सामने रख दिया। ये आज का अखबार है और ये देख लो। शाहरुख ने अखबार ले लिया और उसके साथ ही उसके दिमाग में तेज सनसनाहट होने लगी। पहले सफे पर वो खासा बड़ा इश्तिहार था जिसमें शाहरुख की तस्वीर भी नुमायां तौर पर शामिल थी। उसके साथ तस्वीर की जगह के बराबर खाली बॉक्स बना हुआ था। उसके नीचे समीना का नाम लिखा हुआ था। ये इश्तिहार हुकूमत की तरफ से शाया हुआ था। इन दोनों की गिरफ्तारी या इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले या इनके बारे में मुसद्दका इतला फराहम करने वाले को 20-20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया गया था। तुमने ये इश्तिहार पढ़ा था और मुझे पहचान भी लिया था। शाहरुख कदीर की तरफ देखते हुए बोला। 20 लाख रुपए बड़ी रकम होती है कदीर। मुझे पहचान लेने के बावजूद तुमने मुझे गिरफ्तार कराने की कोशिश नहीं की बल्कि अपने घर में ले आए हो। शाहरुख बाबू, कदीर ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैंने कहा था ना कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। इस इश्तिहार में यह भी लिखा है कि उन दोनों को पनाह देने वालों को भी सख्त तरीन सजा दी जाएगी। शाहरुख बोला। मैंने पढ़ा है, कदीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके बावजूद तुम इस बहस को छोड़ो यार शाहरुख बाबू, कदीर ने उसकी बात काट दी। ये जरूरी नहीं कि पुलिस ने जिस शख्स को मुजरिम करार दे दिया है वो मुजरिम ही हो। कुछ लोग तो वाकई मुजरिम होते हैं और कुछ को मुजरिम बना दिया जाता है। मेरे सामने तो तुम्हारी मिसाल है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो कैसे? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, शाहरुख बोला, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अरसे तक देखता रहा हूँ। कदीर चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। महला हवेलियां, कोचा लाला रामदास, तुम्हारा बचपन वही गुजरा था। फिर जब तुम सजा काट कर आए थे तो मासी मरियम ने तुम्हें अपने घर में पनाह दी थी। मैं मासी मरियम के साथ वाले घर में रहता था। मेरा बचपन और जवानी उसी मोहल्ले में गुजरी, इसलिए तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हें मुजरिम नहीं समझता। मुजरिम तो वो माशरा और वो कानून है जो एक शरीफ आदमी को रास्ते से भटका देता है। मुजरिम दरअसल कानून नहीं, कानून के वो मुहाफिज हैं जिन्होंने उसे आमदनी का एक जरिया बना लिया है, शाहरुख बोला। बहरहाल मुझे खुशी हुई कि तुम जैसा एक मुखलिस दोस्त मिल गया जिस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? अखबार में शाये होने वाली मेरी ये तस्वीर तो बहुत पुरानी है। अगर मैंने तुम्हें पहले से ना देखा होता तो कभी भी पहचान ना सकता। वैसे इत्मीनान रखो शाहरुख बाबू, इस तस्वीर की वजह से तुम्हें कोई भी पहचान नहीं सकता। और हाँ, एक बात तो बताओ शाहरुख बाबू। वो क्या? शाहरुख ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। जब तुम मुझे चीचू की मलिया की कहानी सुना रहे थे तो मैं दिल ही दिल में हंस रहा था। लेकिन ये तो बताओ तुम्हें रिक्शे की क्या जरूरत पड़ गई? कदीर ने पूछा। मैं दरअसल रिक्शा ड्राइवर के बेस में कुछ लोगों की निगरानी करना चाहता हूँ। इस तरह आदमी कम से कम पुलिस की चेकिंग से बच जाता है। पुलिस रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों को नजरअंदाज कर देती है। इस तरह मैं किसी कदर आसानी से घूम सकता हूँ। मुझे काम बताओ शाहरुख बाबू, मैं हाजिर हूँ, कदीर ने कहा। शाहरुख चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला। जरूर जरूर, मुझे तुम जैसे मुखलिस और काबिल एतमाद दोस्तों की जरूरत है। दोस्त नहीं, मुझे भाई समझो। तुम हर कदम पर मुझे अपने साथ पाओगे, कदीर ने कहा। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। ये बताओ बस, ये मरियम कैसी है और उसकी बेटी का क्या नाम है? मैं तो उसका नाम भी भूल गया। बहरहाल वो दोनों कैसी हैं? हाजी ने उनके साथ बड़ी ज्यादती की है। वो दोनों मेरे साथ हैं और खैरियत से हैं। हाजी अपने किए की सजा भुगत रहा है। लेकिन अब बाकी बातें यहाँ नहीं, घर चलकर होंगी। माँ जी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। माँ जी कौन? कदीर ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा।
तुम्हारी मासी मरियम और मेरी माँ जी, शारिक ने कहा और इधर उधर देखते हुए बोला, यहाँ टेलीफोन भी है। उसने टेलीफोन का तार देख लिया था। अब्बा जी ने ये जगह किराए पर दी हुई थी। टेलीफोन किराएदारों ने लगवाया था। 6-7 महीने पहले मैंने ये जगह खाली करवा ली। लोहारी वाला मकान मैंने बेच दिया था। अब इसी मोहल्ले में, अब उस मोहल्ले का मजा भी नहीं रहा था, वो लोग ही जो नहीं रहे। शारिक इधर उधर देख रहा था। ये दरअसल अचरे के बगल में एक गैर कानूनी बस्ती थी। इक्का दुक्का वर्कशॉप थे और बस्ती के ज्यादा मकान गोदामों के तौर पर इस्तेमाल होते थे, इसलिए दिन के वक्त भी इस तरफ सन्नाटा था। ठीक है कदीर, अब चलो, बाकी बातें घर पर होगी, शारिक ने कहा। कदीर अपना रिक्शा बाहर ले आया। उसने गेट को ताला लगा दिया। इसी दौरान शारिक सीट पर बैठ चुका था। कहाँ जाना है? कदीर ने रिक्शा स्टार्ट करते हुए पूछा। गुलबर्ग, जहाँ से आए थे, शारिक ने जवाब दिया। रिक्शा उस आबादी से निकलकर मेन रोड पर आ गया। शारिक बड़ी गहरी नजरों से उस इलाके का जायजा ले रहा था। उसके ख्याल में कदीर का मकान उसकी खुफिया सरगर्मियों के लिए एक आइडियल जगह हो सकती थी और कदीर उसकी मदद करने को भी तैयार था, ये जानते हुए भी कि शारिक की गिरफ्तारी के लिए 20 लाख रुपए इनाम और उसे पनाह देने वाले के लिए सख्त तरीन सजा का ऐलान किया गया था। उसके बावजूद वो शारिक की मदद करने पर आमादा था। वो शारिक के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए उसे बेकसूर समझता था, मुजरिम नहीं। इसलिए उसने शारिक को अपनी मदद की पेशकश भी कर दी थी। गुलबर्ग के इलाके में पहुंचकर शारिक उसे रास्ता बताता रहा और मिलाकर उसने कोठी के सामने रिक्शा रुकवा लिया। दोनों नीचे उतर आए। कालबेल के जवाब में गेट का छोटा दरवाजा रजिया ने खोला था। शारिक के साथ एक अजनबी को देखकर वो झिझक कर पीछे हट गई थी। अरे रज्जो, कदीर उसकी तरफ देखते हुए बोला। पहचाना नहीं मुझे? अरे मैं हूँ कदीर, भूल गई मुझे? मैं अम्मा रेशमा का बेटा हूँ, दुआरी में तुम्हारे पड़ोस में रहता था। रजिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने पहचान लिया है कदीर भाई, अम्मा रेशमा कैसी हैं? वो बोली। अम्मा तो उन्हीं दिनों गुजर गई थी जब तुम लोग अपना घर छोड़कर चले गए थे। बड़ा अफसोस हुआ कदीर भाई, रजिया ने अफसोस का इजहार किया। चलो अंदर चलो, अम्मा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। मरियम वाकई कदीर को देखकर बहुत खुश हुई। पुराने महल्ले का पहला आदमी था जो उनसे इतनी देर बाद मिला था। वो देर तक बैठे पुरानी यादें ताजा करते रहे। कदीर ने दोपहर का खाना भी वहीं खाया। खाने के बाद शारिक उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया और देर तक उससे बातें करता रहा। तुम्हारा वो मकान मेरे मकासद के लिए एक आइडियल जगह है, अगर तुम इजाजत? कदीर ने उसकी बात काट दी। चाबी तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ शारिक, अब इजाजत कैसी? वो मकान वाकई एक आइडियल जगह है। वहाँ तो दिन को भी सन्नाटा रहता है और वहाँ तो किसी बंदे को ज़िबा भी कर दो तो किसी को खबर नहीं होगी। ठीक है, मुझे ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ किसी की मुदाखलत ना हो, शारिक ने कहा। यह कोठी मैंने अम्मा और रजिया के लिए किराए पर ले रखी है। इसके बारे में किसी को इल्म नहीं। मेरी वजह से इन दोनों माँ बेटी को बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी और मैं चाहता हूँ कि अब वो दोनों आराम और सुकून से रहें। मैं तुम्हारी बात का मतलब समझ रहा हूँ शारिक बाबू, कदीर ने कहा। इस कोठी के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। वो भी बातें ही कर रहे थे कि समीना और शाहपरी भी पहुंच गई। शारिक ने उनका तारुफ कराया तो समीना के नाम पर कदीर ने उठकर कहा, आप तो औरत नहीं शेरनी है, शेरनी समीना बीबी। कदीर ने कहा, आपके नाम की तो बड़ी दहशत फैली हुई है, हालांकि मैं ऐसी नहीं हूँ, समीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। समीना वहीं बैठ गई थी जबकि शाहपरी अपने कमरे में चली गई। शारिक ने उन दोनों को देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि वो थकी हुई हैं। हालांकि सफर भी ज्यादा तवील नहीं था। क्या रहा समीना, उनसे मुलाकात हुई या नहीं? शारिक ने पूछा। मुलाकात हो गई, बल्कि वो दोनों हमारे साथ ही लाहौर वापस आ गए हैं, समीना ने कहा। क्यों? शारिक ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या तुमने उन्हें मेरा पैगाम नहीं दिया था? पैगाम तो मैंने दे दिया था, मगर जफरी ने कहा था कि मजीदे की मुदाखलत की वजह से कुछ ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। इन हालात में हमें किसी भी वक्त उनकी जरूरत पड़ सकती है। वो दोनों गड़ी शव में जफरी के एक दोस्त के यहाँ चले गए हैं। जफरी ने मुझे पता समझा दिया है, समीना ने कहा। अच्छा, तुम वो पता जरा मुझे समझा दो और जाकर आराम करो, बड़ी थकी हुई लग रही हो, शारिक ने कहा। थकी हुई भी हूँ और भूख भी लग रही है, हमने अभी तक कुछ नहीं खाया, समीना ने कहा और जफरी के दोस्त रहमान का पता समझाने लगी और फिर कुछ देर बाद वो उठकर ड्राइंग रूम से निकल गई। अब क्या प्रोग्राम है शारिक बाबू? कदीर ने पूछा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम अपना दूसरा रिक्शा मुझे दे दो, मैं शहर का चक्कर लगाना चाहता हूँ। रात 9 बजे के बाद तुम अपने घर पर ही रहना, मैं फोन पर तुमसे बात करूंगा, शारिक ने कहा। तुम यही रिक्शा रख लो शारिक बाबू, मैं अब घर जाकर आराम ही करूंगा। 9 बजे से पहले भी जब चाहो फोन कर लेना। कदीर सोफे से उठते हुए बोला। उसने रिक्शे की चाबी शारिक के हवाले कर दी। बड़ा टाइट रखा हुआ ये रिक्शा मैंने, पहली किक में स्टार्ट हो जाता है, तुम्हें जरा भी परेशानी नहीं होगी। परेशान करेगा भी तो मैं इसका इलाज कर लूंगा, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो उसके साथ ड्राइंग रूम से बाहर आ गया और उसे रुखसत करने के लिए मेन गेट तक आया। कदीर के जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद शारिक भी घर से निकला। उसका उलिया रिक्शा ड्राइवरों जैसा ही था। सर पर गोल्फ कैप की बजाय अब लुफराना अंदाज में मफलर की किस्म का एक कपड़ा लिपटा हुआ था। वो गुलबर्ग से निकलकर सीधा गड़ी शाह पहुंचा
उस आबादी के पिछली तरफ रेलवे लाइन के सामने उसे रहमान का मकान तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। दस्तक के जवाब में दरवाजा एक कदेड़ उम्र औरत ने खोला।